हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। हम लोग है एमआरआई के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ठीक है, हमने 500 एमआरआई क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, जिसमें से हम लोग 171 क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 172 क्वेश्चन नंबर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फैट सप्रेशन इन एमआरआई। फैट सप्रेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है एमआरआई में? टू एनहेंस दी टू एनहेंस बोन स्ट्रक्चर्स को एनहेंस करने के लिए, टू रिड्यूस स्कैन टाइम को रिड्यूस करने के लिए, टू मिनिमाइज सिग्नल फ्रॉम फैट एंड एनहेंस लीजन विजिबिलिटी, और टू इम्प्रूव स्पेशियल रेजोल्यूशन, या फिर स्पेशियल रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो फैट सप्रेशन का जो हमारा प्राइमरी पर्पस होता है एमआरआई में, वो होता है टू मिनिमाइज सिग्नल फ्रॉम फैट एंड एनहेंस लीजन विजिबिलिटी। मिनिमाइज करने के लिए सिग्नल को फैट से और एनहेंस करने के लिए लीजन की विजिबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 173। पैरेलल इमेजिंग इन एमआरआई इज यूज टू। पैरेलल इमेजिंग का क्यों यूज़ किया जाता है एमआरआई में? टू इंक्रीज T1 रिलैक्सेशन, डिक्रीज सिग्नल टू नॉइज रेशो, रिड्यूस एक्विजिशन टाइम और एनहेंस इमेज कॉन्ट्रास्ट। पैरेलल इमेजिंग का एमआरआई में यूज़ किया जाता है सो दैट एक्विजिशन टाइम को जो है रिड्यूस किया जा सके। तो पैरेलल इमेजिंग का यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस द एक्विजिशन टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिड्यूस एक्विजिशन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन टेक्निक्स आर मेनली यूज टू। रेस्पिरेटरी कंपनसेशन टेक्निक्स का मेनली क्यों यूज़ किया जाता है? इंक्रीज TR वैल्यू, रिड्यूस मोशन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम ब्रीथिंग, सप्रेस बैकग्राउंड नॉइज और इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन। तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन टेक्निक्स का मेनली यूज़ किया जाता है सो दैट वी कैन रिड्यूस द मोशन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की वजह से जो हमें मोशन आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उनको क्या कर सकें, हम रिड्यूस कर सकें। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं? रेस्पिरेटरी कंपनसेशन टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 175। ग्रेडियंट मूवमेंट रिफेजिंग इज ऑल्सो नोन एज। ग्रेडियंट मूवमेंट रिफेजिंग को और क्या कहा जाता है? इन्वर्जन रिकवरी, फेज कॉन्ट्रास्ट, फ्लो कंपनसेशन और इकोप्लेनर इमेजिंग। तो ग्रेडियंट मूवमेंट रिफेजिंग को हम क्या बोलते हैं? फ्लो कंपनसेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो कंपनसेशन। इसका दूसरा नाम क्या है हमारा? फ्लो कंपनसेशन है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 176। मोनेटाइजेशन ट्रांसफर टेक्निक्स आर प्राइमरीली यूज टू। मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर टेक्निक्स जो होती है, उनका प्राइमरीली क्यों यूज़ किया जाता है? फैट सिग्नल को एनहेंस करने के लिए, टू इम्प्रूव द फ्लूइड सिग्नल, सप्रेस बैकग्राउंड टिश्यूज और हाईलाइट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। तो मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर टेक्निक जो होती है, उसका यूजुअली यूज़ किया जाता है ताकि जो हमारे मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या कर सके? एनहेंस कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। की होल इमेजिंग इज अ टेक्निक दैट। की होल इमेजिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है? पार्शियल यूजेस पार्शियल डेटा फॉर फास्टर इमेजिंग, इंक्रीजेज वॉक्सल साइज, इंप्रूव इमेज शार्पनेस और डिक्रीजेज इको टाइम। तो ये की होल इमेजिंग टेक्निक जो होती है, उसके अंदर पार्शियल डेटा का यूज़ किया जाता है फॉर फास्टर इमेजिंग। अगर हम पार्शियल डेटा का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हम इमेजिंग को क्या कर सकते हैं? फास्टर इमेजिंग हम लोग कर सकते हैं, जल्दी इमेजिंग को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूजेस पार्शियल डेटा फॉर फास्टर इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 178। अ सैचुरेशन बैंड इन एमआरआई इज यूज टू। सैचुरेशन बैंड जो होता है एमआरआई में, उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? वाटर सिग्नल को एनहेंस करने के लिए, सप्रेस अनवांटेड सिग्नल फ्रॉम मूविंग स्ट्रक्चर, इंक्रीज स्कैन रेजोल्यूशन और हाईलाइट फैट कंटेंट। तो सैचुरेशन बैंड जो होता है एमआरआई में, उसका यूज़ किया जाता है ताकि अनवांटेड सिग्नल जो है हमारे मूविंग स्ट्रक्चर से, उनको क्या कर सके? हम सप्रेस कर सके। तो सैचुरेशन बैंड इन एमआरआई इज यूज टू सप्रेस अनवांटेड सिग्नल फ्रॉम मूविंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 179। T1 वेटेड सीक्वेंस इज बेस्ट सूटेड फॉर विजुअलाइजिंग। T1 वेटेड सीक्वेंस जो है किसके लिए बेस्ट है? इडिमा के लिए, CSS फील्ड स्पेसिस के लिए, फैटी टिश्यू एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के लिए, या फिर हेमरेज के लिए। तो T1 वेटेड सीक्वेंसेस जो है वो है हमारे बेस्ट किसके लिए? फैटी टिश्यूज़ के लिए और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के लिए। फैटी टिश्यूज़ के लिए और किसके लिए? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं हम लोग। T2 वेटेड सीक्वेंसेस आर आइडियल फॉर आइडेंटिफाइंग। T2 वेटेड सीक्वेंसेस किसके लिए आइडियल हैं? कैल्सिफिकेशंस के लिए, इडिमा एंड पैथोलॉजी के लिए, मसल स्ट्रक्चर के लिए, या फिर लिगामेंट्स के लिए। T2 वेटेड सीक्वेंसेस जो होते हैं वो हमारे आइडियल होते हैं किसके लिए? इडिमा और पैथोलॉजी के लिए, क्योंकि
जो T2 वेटेड सीक्वेंसेस है इसके अंदर हमें वाटर जो होता है वो क्या अपीयर होता है, हमें ब्राइट अपीयर होता है। तो हम जो पैथोलॉजी होती है हमारी उसमें भी यूजुअली हमें क्या देखने को मिलता है, एडिमा के अंदर हमें वाटर कंटेंट जो है देखने को मिलता है, फ्लूइड कंटेंट हमें देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है हमें अलग से ही ब्राइट अपीयर होता है, ठीक है, इमेजिंग के ऊपर। तो इसीलिए T2 वेटेड सीक्वेंस जो है हमारी आइडियल होते हैं एडिमा और पैथोलॉजी के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। मेन एडवांटेज ऑफ T2 वेटेड इमेजिंग इज इट सेंसिटिविटी टू इन्फ्लामेशन, फैट, ब्लड प्रोडक्ट्स, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और फ्लूइड। तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को ग्राफ घुमा फिरा के पूछा गया है कि T2 वेटेड इमेजिंग जो है इसकी सेंसिटिविटी किसकी वजह से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 182। कार्टिलेज सेंसिटिव सीक्वेंस आर प्राइमरीली यूज्ड इन। कार्टिलेज सेंसिटिव सीक्वेंस को किस में यूज़ किया जाता है, ब्रेन स्कैन्स में, कार्डिक इमेजिंग में, मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई में या फिर एंजियोग्राफी में। तो कार्डिक सेंसिटिव सीक्वेंसेस जो होते हैं इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्टिलेज सेंसिटिव सीक्वेंसेस का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 183। इन डिक्सन बेस्ड फैट सप्रेशन दैट द इन फेज एंड आउट ऑफ फेज इमेजिंग रिलाइज ऑन। डिक्सन बेस्ड फैट सप्रेशन जो टेक्निक होती है, हमें पता है कि फैट सप्रेशन की हमारी डिफरेंट टेक्निक्स होती है, जिसमें से एक है हमारी डिक्सन बेस्ड, ठीक है। तो इसके अंदर जो इन फेज और आउट ऑफ फेज इमेजिंग होती है वो किसके ऊपर अलाई करती है, T2 रिलैक्सेशन डिफरेंसेस के ऊपर, फेज डिफरेंस इन प्रोसेसिंग फैट एंड वाटर प्रोटॉन्स, मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर और डिफ्यूजन एनाइसोट्रॉफी। तो डिक्सन बेस्ड फैट सप्रेशन जो होती है वो हमारी रिलाई करती है फेज डिफरेंसेस जो होते हैं हमारे फैट और वाटर प्रोटॉन्स के बीच में, उसके ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 184। विच फैक्टर मोस्ट क्रिटिकली अफेक्ट्स इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेक्ट्रल फैट सैचुरेशन, TR लेंथ, इको स्पेसिंग, मैग्नेटिक फील्ड होमोजेनिटी और पैरेलल इमेजिंग एक्सेलरेशन फैक्टर। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है हमारे क्रिटिकली जो अफेक्ट करता है स्पेक्ट्रल फैट सेचुरेशन को, वो हमारा अफेक्ट करता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड की जो होमोजेनिटी होती है वो अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 185। प्रिंसिपल मेथड बिहाइंड की होल इमेजिंग अज्यूम्स दैट। प्रिंसिपल मेथड क्या होता है हमारी की होल इमेजिंग के पीछे, द हाई फ्रिक्वेंसी डेटा कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम लो फ्रिक्वेंसी डेटा, contrast changes over time primarily occur in the central K space, motion artifact arise from incomplete K space sampling और peripheral K space contribute most to image। तो इसका आंसर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा कि जो कॉन्ट्रास्ट होता है दैट चेंजेस ओवर टाइम प्राइमरीली अकर इन दी सेंट्रल के स्पेस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 186। मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर कॉन्ट्रास्ट इज प्राइमरीली यूज्ड इन इमेजिंग ऑफ। मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर कॉन्ट्रास्ट का प्राइमरीली किस में यूज़ किया जाता है, माइलिन रिच टिश्यूज लाइक द ब्रेन एंड वाइट मैटर। माइलिन रिच टिश्यूज होते हैं जैसे कि ब्रेन और वाइट मैटर, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 187। इन पैरेलल इमेजिंग सेंस सेंसिटिविटी एनकोडिंग इन ग्रापा डिफर इन दैट। जो पैरेलल इमेजिंग है उसमें हमारी डिफरेंट टेक्निक है, जैसे कि एक तो सेंस है दैट स्टैंड्स फॉर द सेंसिटिविटी एनकोडिंग, और एक है हमारी ग्रापा। तो दोनों में हमारा क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों टेक्निक्स में, हमारी दोनों ही हमारी पैरेलल इमेजिंग की टेक्निक है, लेकिन फिर भी दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमसे पूछा है। सेंस वर्क इन इमेज स्पेक्स वाइल ग्रापा वर्क्स इन के स्पेस। ग्रापा हमारा फास्टर होता है, सेंस डज नॉट रिक्वायर कोइल सेंसिटिविटी मैप्स। और लास्ट ऑप्शन है हमारा ग्रापा रिक्वायर्स अ रेफरेंस स्कैन फॉर अनफोल्डिंग। तो इसका आंसर जो है हमारा कि जो मेन डिफरेंस होता है हमारा सेंस और ग्रापा के बीच में वो होता है हमारा दैट जो हमारा सेंसिटिविटी एनकोडिंग है, मतलब कि सेंस जो है वो वर्क करता है हमारा इमेज स्पेस में, और जबकि ग्रापा जो होता है वो काम करता है हमारा किसमें, के स्पेस में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 188। वन ऑफ द की लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग अ सैचुरेशन बैंड। सैचुरेशन बैंड को यूज़ करने का की लिमिटेशन क्या होगा, इट ओनली वर्क्स इन 3T सिस्टम्स, मतलब 3 टेस्ला सिस्टम। इट इंट्रोड्यूसेस रैप अराउंड आर्टिफैक्ट, ये रैप अराउंड आर्टिफैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है। इट मे नॉट फुली सप्रेस मूविंग ब्लड फ्लो इफ नॉट प्रॉपरली टाइम्ड। और लास्ट ऑप्शन इज इट अफेक्ट्स T2 कॉन्ट्रास्ट। तो की लिमिटेशन जो है हमारा सैचुरेशन बैंड का वो है हमारा कि ये फुली सप्रेस नहीं करता मूविंग ब्लड फ्लो को, अगर इसको प्रॉपरली टाइम्ड ना किया जाए, ठीक है।
तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। बाकी ये 3T सिस्टम में भी काम करता है, ठीक है, रैप अराउंड आर्टिफैक्ट भी इंट्रोड्यूस कर देता है, T2 कॉन्ट्रास्ट को भी अफेक्ट करता है। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T1 वेटेड पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग is preferred over T2 weighted in tumor detection because T1 weighted post contrast images को क्यों प्रिफर किया जाता है over T2 weighted in tumor detection? It offers a better fat suppression, contrast agent shorter T2 time, T1 contrast enhances vascularity and breakdown of the blood-brain barrier, or it has a longer scan time improving resolution. तो T1 वेटेड पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग को प्रिफर किया जाता है ओवर दी T2 वेटेड ट्यूमर डिटेक्शन के लिए, क्योंकि हमारा जो T1 वेटेड पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग होती है वो उसके अंदर क्या होता है, वो वेस्कुलरिटी जो होती है उसको एनहेंस कर देती है, और जो ब्रेक डाउन हो जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर का उसको भी क्या करती है ये एनहेंस कर देती है, ठीक है, किसकी वजह से, कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसीलिए ऑप्शन सी। Next and the last question of this video, in susceptibility weighted imaging the blooming effect enhances detection of। blooming effect किसको enhance कर देता है, blooming effect जो होता है वो हमारा enhance करता है एक्टिव इन्फ्लामेशन, कैल्सिफिकेशन, माइक्रो हेमरेज इन वीनस स्ट्रक्चर और फ्लूइड कंटेनिंग सिस्ट। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा माइक्रो हेमरेजेस एंड वीनस स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, ये एनहेंस कर देता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, 190 तक हमने डिस्कस कर लिए। आगे के जो है हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमें टोटल 500 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो इन 500 क्वेश्चंस को डिस्कस करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो धीरे धीरे करके हम हर वीडियो